हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में आपको फ्रांस में आतंक का युग जो टॉपिक होगा, रोबेस्पियर की सरकार को मुख्य रूप से हम आतंक का युग के नाम से जानते हैं। जैकोबिन्स क्लब के द्वारा जो भी सरकारों का गठन किया गया, उसमें प्रमुख रूप से रोबेस्पियर जो है, इनके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल अगर देखें तो 1793 से 1794 साल भर का जो समय है, इनकी कार्यविधियों को देखते हुए हम इस काल को आतंक का युग के नाम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब नेतृत्व संभाला, फ्रांस का नेतृत्व संभाला, तो रोबेस्पियर सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की गई। क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जितने भी लोग दोषी पाए गए, इसमें कुछ प्रमुख लोगों को दोषी पाया गया, जैसे पादरी वर्ग, मुख्य रूप से पादरी वर्ग है, कुलीन है, और अन्य राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं, इनको रोबेस्पियर की सरकार में दोषी करार दिया गया। और कहीं न कहीं ये गणतंत्र के विरोधी थे, क्योंकि जैकोबिन्स क्लब जो है, गणतंत्र की स्थापना के लिए अपना संघर्ष किया था, और बाकी जो अन्य पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, अन्य राजनीतिक लोग जो हैं, इन्होंने इनका विरोध किया था। तो ऐसे गणतंत्र विरोधी जितने भी लोग थे, उनको रोबेस्पियर की सरकार द्वारा क्रांतिकारी जो न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें जो है इनको दोषी पाया गया, और जितने लोग दोषी पाए गए, रोबेस्पियर की सरकार ने इनको बहुत ही निर्ममता पूर्वक इनका पतन किया। गुलेटिन जो एक यंत्र है, जिस पर फांसी की सजा, यानी सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, ऐसा मशीन है गुलेटिन, उसके द्वारा इनको दंडित किया गया। इन लोगों को दंडित किया गया बहुत ही निर्ममता पूर्वक, जिसमें कुछ संविधानवादी जीरोनिस्ट, जो आप एक तरह से संविधानवादी दल के जो लोग थे, वे भी इनके कट्टर शत्रु के रूप में ये उनको मानते थे। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ऐसे गणतंत्र के जो विरोधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, ऐसे लोग, इन लोगों को उन्होंने दोषी पाया और उनके द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद से किसानों को बाध्य किया गया कि अपने अनाज को शहर में ले जाकर के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचे। समता को स्थापित करने के लिए साबुत से बने हुए रोटी, साबुत गेहूं से बना हुआ जो समता रोटी का जो प्रतीक है, समानता का जो प्रतीक है, समता रोटी जिसका नाम दिया गया, साबुत गेहूं से बना हुआ सबको खाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसके जगह जो पहले महंगे और सफ़ेद आटे खाने का जो प्रचलन था, उसको बंद कर दिया गया। सफ़ेद आटे पर रोक लगा दी गई। अगर सामान्य रूप से अगर देखें तो समानता को प्रकट करने के लिए बराबरी लागू करने का, समता और बराबरी को लागू करने की कोशिश की गई। इसके क्रम में अगर हम देखें तो कुछ परंपरागत शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे मानस्यूर एक शब्द है पुरुषों के लिए, मानस्यूर शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है महाशय, और महिलाओं के लिए मदाम शब्द का प्रयोग किया जाता था महोदया। अब इसके स्थान पर समानता का प्रतीक शब्द, जैसे मानस्यूर के जगह सितोयेन, जिसका अर्थ है नागरिक,
पुरुषों के लिए, यानी सभी पुरुष जो हैं सिटोयन हैं, सभी एक देश के नागरिक हैं। यह एक समानता का प्रतीक शब्द सिटोयन, जहाँ कुछ विशेष लोगों को महाशय या मॉन्सियोर की संज्ञा दी जाती थी, यहाँ पर जो है इसके स्थान पर सिटोयन अर्थात नागरिक शब्द का उपयोग किया गया पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए जो शब्द मदाम या महोदया का प्रयोग किया जाता था, उसके जगह सिताइन अर्थात नागरिका शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो चर्च की भवनें थी, रॉब्सपियर सरकार में जो चर्च की भवनें थी, उनके भवनों का प्रयोग बैरक या दफ्तर के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की जो 1793 और 94 का जो काल है, वह एक सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव को इंगित करता है। और आगे चलते हुए रॉब्सपियर सरकार का जो अपना रवैया है तानाशाह सरकार के रूप में प्रकट होता है। अर्थात रॉब्सपियर फ्रांस का तानाशाह बन चुका था। और क्योंकि उनकी जो भी नीतियां थी, जो भी नियम थे, उनको बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाता था, उसको मानना बहुत अनिवार्य होता था प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अंततः जो है न्यायालय द्वारा रॉब्सपियर की सरकार अर्थात रॉब्सपियर को भी दोषी करार दिया जाता है। न्यायालय में रॉब्सपियर की सरकार जो है दोषी साबित होती है और लास्ट में उसको जुलाई 1794 ईस्वी को इसको रॉब्सपियर को भी गोलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है, अर्थात उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। रॉब्सपियर की सरकार के बाद, उसका पतन होने के बाद अगला जो टॉपिक है, यानी रॉब्सपियर अर्थात जैकोबिनों के पतन के उपरांत जो सत्ता है, फ्रांस की जो सत्ता है, वो मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में आ जाती है और ये लोग एक नए संविधान का निर्माण करते हैं। उस संविधान के द्वारा संपत्तिहीन वर्ग को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषद होती थी, जो संविधान के थ्रू विधान परिषद द्वारा दो चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। और ये जो परिषदें थी वह 5 सदस्यीय डायरेक्टरी का निर्माण करती थी। इसको हम डायरेक्टरी के नाम से जानते थे, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। यानी ये जो विधान परिषदें थी, ये कार्यपालिका नियुक्त करती थी और उनमें जो सदस्यों की संख्या जो होती थी वो 5 होती थी और उसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। अब डायरेक्टरी जो है वह इसके माध्यम से जैकोबिनों ने के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था कार्यपालिका से बचने का प्रयास करती है। लेकिन कभी कभी डायरेक्टरी और विधान परिषदों में आपस में विवाद हो जाता था और विवाद होने के कारण कभी कभी उन्हें परिषदों से निष्कासित करने की कोशिश भी किया जाता था। अर्थात एक तरह से देखें कि जो 2 विधान परिषदें थी, उन विधान परिषदों के द्वारा जो 5 सदस्यीय कार्यपालिका का निर्माण किया गया था, तो विधान परिषदों और कार्यपालिका के जो 5 सदस्य थे उनमें आपस में विवाद हुआ करता था और कभी कभी ये जो विधान परिषदें हैं, इन सदस्यों को अपने सिस्टम से बाहर करने की कोशिश भी करते थे। इसी राजनीतिक स्थिति के समय इसी अस्थिरता के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और उसने नेपोलियन बोनापार्ट के मार्ग को और आसान करता है, उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। इसके बाद से अगला जो इसमें टॉपिक है, महिला सुधार नियम। फ्रांस में महिलाओं के लिए प्रारंभिक वर्षों में जो आपने देखा कि महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए बहुत सारे संघर्षों को जारी रखा और क्रांतिकारी सरकार ने
महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले अनेक प्रकार के कानूनों को लागू किया, जिसमें मुख्य रूप से पहला अधिकार कि महिलाओं को स्कूली शिक्षा देने के लिए कानून बनाया गया, अर्थात स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, अनिवार्य किया गया। इसके बाद से महिलाएं अब अपने अनुसार अपना विवाह कर सकती थीं, उनके पिता के द्वारा उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। यह दूसरा प्रकार का जो नियम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, शादी का स्वैच्छिक अनुबंध के स्तर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। स्वैच्छिक अनुबंध यानी एक ऐसी शादी की बात की गई, ऐसा शादी विवाह जिसमें स्वैच्छिक अनुबंध यानी जो लड़का होगा और जो लड़की होगी उनकी अपनी इच्छा के अनुसार शादी करना, इस प्रकार के अनुबंध को स्वीकार करने का काम किया गया। नेक्स्ट जो काम है, तलाक के लिए मान्यता प्रदान की गई, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते थे। था ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष को ही तलाक देने का अधिकार है, ऐसा हुआ कि महिलाएं भी तलाक देने के लिए अधिकारी हैं। पुरुष और महिला को तलाक देने के लिए आवेदन करने का अधिकार मिल गया। अगली चीज, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वो एक कारीगर बन सकती थी, एक कलाकार बन सकती थी और स्वयं का उद्यम भी लगा सकती थी, स्वयं का कोई उद्यम लगा सकती थी, स्थापित कर सकती थी। तो इस प्रकार के ऐसे अधिकार आप देखें कि जैकोबिन्स जो सरकार है उसके पतन के बाद महिलाओं के लिए जो भी सुधार की प्रक्रिया है, इस अनेक प्रकार के बिंदुओं को क्रम से आपने देखा। फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार, जैसा कि आपने जानते हैं कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था और इसके लिए महिलाएं जो हैं अनेक राजनीतिक क्लबों की स्थापना की थी, लेकिन जैकोबिनों के द्वारा इस अनेक प्रकार के क्लबों को बंद कर दिया गया और उनके अनेक प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी महिलाओं का जो संघर्ष था, मताधिकार का जो संघर्ष था, वह जो है राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी अगर हम देखें तो ये लगातार जारी रहा और अंततः वर्ष 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तब आपने देखा कि महिलाओं का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार, वह जो है लंबे समय के संघर्षों के बाद लगभग 19वीं और 20वीं शताब्दी तक जो इनका संघर्ष था मत देने का अधिकार, वह अंततः वर्ष 1946 में इनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद से जो इसमें टॉपिक बनता है दासता का अंत, यानी फ्रांस में अगर हम देखें तो दासता का जो अंत है, जैकोबिन्स सरकार के द्वारा, जैकोबिन जो सरकार बनी उनके द्वारा जो दासता की प्रवृत्ति थी, तो अनेक प्रकार के सुधारों के बाद फ्रांस में अगर देखें तो दासता का अंत जैकोबिन सरकार के द्वारा इसका अंत करने का जो काम था वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। जैसा कि इसको अगर देखें तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में कैरेबियन जो देश थे, जिसमें मुख्य रूप से अनेक देशों का जिक्र है, मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डेमोगो, ये देशों के नाम हैं, जो तंबाकू, नील और चीनी तथा कॉफी के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता वाले देश थे। अर्थात फ्रांसीसी निवेश की अगर बात करें तो उसमें अनेक देशों में अगर आप देखें तो तंबाकू, नील, चीनी और ये कॉफ़ी, ये अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, यह एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता के रूप में जाने जाते थे।
और इनके उत्पादन के लिए फ्रांसीसियों को जहां श्रमिकों की आवश्यकता थी, बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता थी, लेकिन वहीं यूरोपीय द्वारा पूरे देशों में श्रमिकों द्वारा काम न करने की इच्छा जो है, दास का व्यापार शुरू करने के लिए विवश होना पड़ा। दास के व्यापार की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि इनको श्रमिक चाहिए। फ्रांसीसी उपनिवेश के जो मुख्य देश जो इन पदार्थों का उत्पादन करते थे, आपूर्ति करते थे, तो फ्रांसीसियों को जहां श्रमिकों की आवश्यकता थी, लेकिन यूरोपीय देशों में जो श्रमिक थे वह जो है काम करने की उनकी इच्छा नहीं थी, और यही काम करने की इच्छा न होना ही दासों के व्यापार प्रक्रिया को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण था। और यह जो व्यापार होता था वह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य, यहाँ पे आप 3 देशों का जिक्र देख रहे हैं, जिसमें यूरोप है, अफ्रीका है और अमेरिका है। इसके मध्य जो है एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। यानी इन तीनों देशों के बाद जो है साथ जो है दासता का व्यापार शुरू हुआ, और इसलिए हम इसको त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से जानते हैं। त्रिकोणीय दास व्यापार, चूंकि 3 देश इसमें 3 क्षेत्र शामिल है, यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश और अमेरिकी देश, तो इन तीनों के मध्य जो है ये दास का व्यापार शामिल था। तो 7वीं शताब्दी में इसे ही त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन देशों में फ्रांसीसी पोते को बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर ले जाया जाता था, और वहाँ की जो स्थानीय सरदारों से दास खरीद करके इन दासों को हथकड़ी लगा करके लंबी समुद्री दूरी को पार कराते हुए अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों में ले जाया जाता था। और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उनकी आलोचना होनी शुरू हो गई। 18वीं शताब्दी में दासता की कम ही आलोचना हुई, और लंबी बहस के बाद अगर हम देखें तो नेशनल असेंबली के द्वारा 1794 ईस्वी में दास व्यापार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और इन्हें सभी दासों को फ्रांस से इसके समुद्र पारी उपनिवेशों से मुक्त करने का प्रयास किया गया। इसके बाद से 10 साल के बाद नेपोलियन सरकार के माध्यम से नेपोलियन द्वारा पुनः बागान मालिकों को श्रमिकों की स्तर पर प्रस्तुत किया गया। यानी नेपोलियन की जब सरकार आती है तो उन्होंने पुनः जो है बागान मालिकों को श्रमिकों के आपूर्ति के स्तर के रूप में फ्रांस को प्रस्तुत किया। अंततः इस प्रक्रिया में 1848 ईस्वी तक जाते जाते फ्रांसीसी निवेशों से दासों का उन्मूलन कर दिया जाता है। तो दासता का जो अंत है वह नेशनल असेंबली द्वारा 1794 से इसको एक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और अंततः जो है 1848 ईस्वी तक फ्रांसीसी निवेशों से दासता का उन्मूलन कर दिया गया, अर्थात दासता का अंत कर दिया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।